नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश भर से नागरिकता संशोधन के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नागरिकता कानून पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति नीरजा गुप्ता ने कहा कि शनिवार रात विदेशी छात्रों के खिलाफ हिंसा के लिए नमाज ही एकमात्र उकसावे का कारण नहीं हो सकता। नीरजा गुप्ता ने बताया कि विदेशी छात्रों की ओर से स्थानीय संस्कृति की अनदेखी के कारण ये घटना हुई होगी। उन्होंने दावा किया कि विदेशी छात्र मांसाहारी भोजन खाते हैं, साथ ही बचे हुए भोजन को फेंकना गुजरात के शाकाहारी समाज में एक मुद्दा हो सकता है। कुलपति ने विदेशी छात्रों को स्थानीय संस्कृति और प्रथाओं के बारे में संवेदनशील बनाने और सलाह देने की आवश्यकता के बारे में बात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस से जो भी जीतेगा उसे मैं बीजेपी में ले आऊंगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना कीजिए। जो भी कांग्रेसी गलती से जीत भी जाएंगे वो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। शर्मा ने मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्षी पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे अटकलें हैं कि अशरफ फातिमी आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। वो पहले भी आरजेडी से दरभंगा सीट से सांसद रह चुके हैं। फातिमी मिथिलांचल के दरभंगा या मधुबनी लोकसभा सीट चाह रहे हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो की विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण तावड़े की मौजूदगी में सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछले महीने राज्यसभा के लिए चुने गए संजय सिंह ने मंगलवार को संसद की सदस्यता की शपथ ली। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से अनुमति मिलने के बाद संजय सिंह को आज शपथ दिलाने के लिए संसद ले जाया गया। संसद में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने बाबा रामदेव को 2 सप्ताह के बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रामदेव के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को भी तलब किया है। कोर्ट में हाजिर न होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित झूठे दावे वाले विज्ञापन को लेकर यह ऑर्डर सुनाया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर अदालत में बुलाया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के 3 दिनों के बाद सोमवार को ईडी ने एक बयान जारी कर सनसनीखेज दावा किया है। ईडी का दावा है कि के कविता ने दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि इसके लिए के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। अब तक आम आदमी पार्टी का कहना था कि उन्हें किसके लिए समन भेजे जा रहे हैं, वो हैं क्या, वो क्या गवाह हैं। अब ईडी ने सीधे साजिशकर्ता ही बता दिया है। इसके बाद लोगों का कहना है कि सिसोदिया गिरफ्तार हो ही चुके हैं, कि कविता भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब केजरीवाल का नंबर है और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच देश के सामने आ जाएगा तो बीजेपी का 400 पार का नारा कहीं 40 पार का नारा ना रह जाए। उन्होंने कहा कि इसलिए कल सीबीआई ने भी कहा कि अभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होने वाले हैं। ये साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का तेजी से प्लान बन रहा है।
उन्होंने कहा कि रही बात केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तो देश में तानाशाही का राज चल ही रहा है, जिसको चाहो जैसे चाहो उठा लो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को साजिशकर्ता बताया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ईडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे पहले भी एजेंसी ने ऐसे झूठे बयान जारी किए हैं, जिससे पता चला है कि ये एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बनने के बजाय बीजेपी की राजनीतिक इकाई के तौर पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हर दिन मीडिया में सनसनी पैदा कर ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की छवि धूमिल करने का प्रयास है। ईडी के हालिया बयान में कोई नया तथ्य साक्ष्य सामने नहीं रखा गया है। इससे ईडी के हताशा का पता चलता है कि वो इस मामले में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, जबकि 500 से अधिक छापेमारी कर चुकी है और हजारों गवाहों से पूछताछ कर रही है। आपने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ये पूरा मामला फर्जी है और अब तक इसमें एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है। मनीष सिसोदिया पिछले साल से ही जेल में बंद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमने कांग्रेस घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की 5 गारंटी हैं। हर एक न्याय स्तंभ के अंतर्गत 5 गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस घोषणा पत्र को विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। देश बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा, घर घर अपने घोषणा पत्र को पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार की गारंटियों का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। इसके लिए हमारे हर गांव और शहर के कार्यकर्ता को उठ खड़ा होना होगा, घर घर अपने घोषणा पत्र को पहुंचाना होगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने शिकायत में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मार्च को लोगों का एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी गई है। ये पत्र 16 मार्च को दोपहर 3 बजे बाद लोगों को मिला है, जिस समय आचार संहिता लागू हो चुकी थी। बता दें, टीएमसी के एक अन्य सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम द्वारा भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को आचार संहिता का उल्लंघन बताकर आयोग को शिकायत की है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पीएम मोदी की रैली की एक फोटो ट्वीट किया है और कहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि कैसे चुनाव आयोग खुलेआम मोदी को नियमों का उल्लंघन करने दे रहा है। चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाते हैं और फिर भी कल कोयम्बटूर में पीएम मोदी की रैली में 50 सरकारी स्कूली बच्चों को भाग लेने के लिए लाया गया था। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई चुनाव आयोग? एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस ने कहा कि मैंने लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। आज भी मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूँ। आरजेडी से बातचीत पर पारस ने कहा कि जितना बोलना था उतना बोल दिया है। भविष्य की राजनीति हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर तय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा। महाराष्ट्र में इस समय एनडीए की सरकार है, जिसमें भाजपा के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी पहले ही गठबंधन का हिस्सा हैं। तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी बीजेपी को अब एस रामदास की पीएमके यानी पट्टाली मक्कल काची का साथ मिला है। पीएमके ने सोमवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पार्टी को 10 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई और पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है।
सौंदरराजन ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के रहने वाली सौंदरराजन लोकसभा चुनाव में अपने राज्य के ही किसी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की कोशिश कर चुके विवेक रामास्वामी उपराष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद नहीं है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में दोबारा सफल रहे तो वो रामास्वामी की जगह किसी और को उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। इसके अनुसार ट्रंप ने विवेक रामास्वामी से निजी तौर पर कह दिया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।